दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी खौफनाक वारदात की जिसने पूरे शहर की नींद उड़ा के रख दी। जेनी नाम की लड़कियों के साथ वो हुआ जिसे उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। एक रात उसके ही फ्लैट में किसी ने गलत काम किया और बड़ी ही बेरहमी से उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस केस को सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ना तो कोई सबूत मिला और ना ही कातिल का कोई सुराग। आखिरकार इस केस को अनसोल्व मानकर बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि 5 साल बाद जब इस केस की फाइलें दोबारा खोली गयी तो ऐसे ऐसे राज सामने आने लगे कि सभी के होश ही उड़ा के रख दिए। आखिर उस रात जेनी के फ्लैट में कौन घुसा था? क्या कातिल सच में बच निकला था या फिर वो पूरे समय सबकी नजरों के सामने ही था? आइए देखते हैं फिल्म जस्टिस फॉर जेनी की कहानी। सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन इंचार्ज को कमिश्नर प्रभाकर का बुलावा आता है। वो 6 जून 2019 के जेनी मर्डर केस की फाइलें दोबारा खोलने का ऑर्डर देते हैं। इंचार्ज हैरान था, क्योंकि केस सालों पहले बंद हो चुका था। आखिर 5 साल पहले उस खौफनाक रात ऐसा क्या हुआ था? कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जेनी का दोस्त सिद्धार्थ उसे कार से अपार्टमेंट के बाहर ड्रॉप करता है। कमरे में जाकर जेनी जैसे ही फ्रेश होने लगती है, तभी अंधेरे से कोई पीछे से आकर उसका मुंह दबा लेता है। अगले दिन पुलिस को जेनी की डेड बॉडी बेहद दर्दनाक हालत में मिलती है। लाश देखकर साफ था कि कातिल ने उसे बुरी तरह तड़पाकर मारा है। क्राइम सीन पर एसपी द्वारका और इंस्पेक्टर रतन पहुंचते हैं। घर से कोई कीमती सामान गायब नहीं था। मतलब ये लूटपाट नहीं, बल्कि किसी साइको किलर या गहरी दुश्मनी का काम था। पुलिस को याद आता है कि कुछ वक्त पहले अनीता नाम की एक लड़की का मर्डर भी बिल्कुल इसी पैटर्न में हुआ था। शक गहरा जाता है कि कहीं दोनों मर्डर एक ही सीरियल किलर ने तो नहीं किए हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट पुलिस के होश उड़ा देती है। कातिल ने जेनी को इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया था कि उसके इंटरनल ऑर्गन तक डैमेज हो गए थे। ये खबर सुनते ही जेनी की बेस्ट फ्रेंड प्रियंका पूरी तरह टूट जाती है। दोनों कॉलेज के दिनों से साथ थीं और डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम की तैयारी कर रही थीं। प्रियंका के पिता वही कमिश्नर प्रभाकर हैं, जिन्होंने अब केस रीओपन करवाया है। मर्डर वाली रात ही दोनों सहेलियों का नीट का रिजल्ट आया था। सिलेक्शन की खुशी में पार्टी हुई थी, जिसके बाद सिद्धार्थ ने जेनी को ड्रॉप किया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जश्न मातम में बदल जाएगा। अगले दिन एसपी द्वारका प्रेस को बताते हैं कि जेनी के साथ रेप हुआ है, लेकिन कातिल अभी भी मिस्ट्री है। उधर जसवंत नगर और आसपास के स्टूडेंट्स इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। पूरे शहर में भयानक गुस्सा और डर का माहौल था। पब्लिक का गुस्सा बढ़ता देख कमिश्नर प्रभाकर खुद द्वारका के ऑफिस पहुंचते हैं। जेनी उनकी बेटी की तरह थी। उन्होंने सख्त वार्निंग दी कि अगर केस जल्दी सोल्व नहीं हुआ तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। दबाव बढ़ते ही पुलिस प्रियंका से पूछताछ करती है। वो बताती है कि उस रात पार्टी के बाद सिद्धार्थ ने पहले उसे घर छोड़ा और फिर जेनी को छोड़ने गया। दोनों 5 साल से अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ टाइम से एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। प्रियंका ने बताया कि जेनी शायद उस रात सिद्धार्थ को प्रपोज करने वाली थी, इसलिए हो सकता है उसने सिद्धार्थ को दोबारा बुलाया हो। पर पुलिस को ये बात हजम नहीं होती कि आधी रात को अचानक मिलने की क्या जरूरत पड़ गई। इसके बाद जेनी के माता पिता बताते हैं कि उस रात वो शहर से बाहर थे। जेनी ने घर पहुंचकर उन्हें तसल्ली के लिए कॉल भी किया था। एसपी द्वारका ने जब दुश्मनी या पैसों के विवाद पर पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ और जेनी के रिश्ते की बात उठी, जेनी के पिता बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर आप लोग असली कातिल को नहीं पकड़ सकते तो मत पकड़िए, लेकिन मेरी मरी हुई बच्ची के कैरेक्टर पर उंगली बिल्कुल मत उठाइए। अब शक की सुई सिद्धार्थ पर थी। पुलिस उसके सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है तो एक अजीब बात सामने आती है। उसकी फॉलोइंग लिस्ट में ज्यादातर सिर्फ लड़कियां ही थीं। एसपी द्वारका को शक था कि सिद्धार्थ का कई लड़कियों से अफेयर है, लेकिन सिद्धार्थ रोते हुए कसम खा रहा था कि वो सब सिर्फ उसकी दोस्त हैं। उसने बताया कि रिजल्ट आने की खुशी में वो कार में अपने डॉक्टर बनने के सपनों पर बात कर रहे थे। जेनी जब फ्लैट में गई तो उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स लेट आएंगे। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि जेनी ने सिद्धार्थ को दोबारा कॉल करके कॉफी शॉप चलने को कहा था। शायद वो अपने दिल की बात कहना चाहती थी। सिद्धार्थ ने पहले तो मना किया, लेकिन जेनी ने जैसे ही मैथ्यू के साथ जाने की बात कही तो सिद्धार्थ फौरन उसे पिक करने पहुंच गया। फ्लैट पर पहुंचकर सिद्धार्थ ने कई बार बेल बजाई और कॉल किए, पर अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। घबराकर उसने गार्ड को बुलाया। दरवाजा अंदर से लॉक था। पुलिस को बुलाकर जैसे ही लॉक तोड़ा गया, अंदर का खौफनाक मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। जेनी का मर्डर हो चुका था। अब द्वारका का शक सिद्धार्थ पर और गहरा गया। उन्होंने तीखे सवाल दागे, पहली बार तुम कार से आए थे,
फिर दोबारा बाइक से क्यों आए और जब तुम अंदर गए तो गार्ड ने तुम्हें देखा क्यों नहीं? द्वारका ने दबाव बनाते हुए कहा कि तूने ही जेनी के साथ जबरदस्ती की है। उन्होंने सीधे धमकी दी, अगर सच उगल देगा तो इसे एक्सीडेंटल मर्डर दिखा देंगे, वरना फांसी के फंदे के लिए तैयार रहना। सिद्धार्थ बिलखते हुए चीख पड़ा, हम 5 साल पुराने दोस्त हैं, हमारे परिवार एक दूसरे के बहुत करीब हैं। द्वारका ने उसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अपनी बेगुनाही पर अड़ा रहा। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। इसमें दिखा कि जब सिद्धार्थ जेनी को ड्रॉप कर रहा था तब पीछे से एक और कार आई थी। वो कार उसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर रहने वाले गणेश की थी। गार्ड ने बताया कि गणेश एक सनकी आदमी है और कोई उसे पसंद नहीं करता। शक में पुलिस ने गार्ड को भी खूब पीटा, पर वहां से कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद जेनी के स्कूल फ्रेंड्स मैथ्यू और रफीक को बुलाया गया। इंस्पेक्टर रतन ने चालाकी से उन पर जाल फेंका। हमें कातिल का पता चल गया है, अब बस तुम लोग सच उगल दो। पुलिस 1 साइडेड लव का एंगल भी चेक कर रही थी, लेकिन सहेलियों ने कंफर्म किया कि जेनी सिर्फ सिद्धार्थ को पसंद करती थी। ऐसे में पुलिस को लगा कि शायद किसी और ने जलन या बदले की आग में ये मर्डर किया हो। डिलीवरी बॉय से लेकर हर अजनबी की कुंडली निकाली गई, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। अनीता मर्डर केस की तरह ये केस भी उलझता जा रहा था। तभी एसआई सत्यम ने एक अहम पॉइंट पकड़ा। घर का कोई भी दरवाजा या खिड़की टूटी नहीं थी, यानी कातिल मेन दरवाजे से ही अंदर आया था। मुमकिन है जेनी ने खुद दरवाजा खोला हो, जिसका मतलब था कि कातिल कोई जान पहचान वाला ही है, या फिर दरवाजा खुलते ही कातिल जबरदस्ती घर में घुस गया हो। तभी नई फोरेंसिक रिपोर्ट आती है। इसमें खुलासा होता है कि कातिल का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, AB नेगेटिव या O पॉजिटिव हो सकता है। शक के घेरे में 5 लोग थे जिनके ब्लड ग्रुप इससे मैच कर रहे थे। ये 5 लोग थे सिद्धार्थ, मरीमुथु, मित्रन, सिक्योरिटी गार्ड, और 5वां नाम सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नाम था जेनी के अपने पिता का। द्वारका ने तुरंत 5 के DNA टेस्ट का ऑर्डर दिया। इंस्पेक्टर रतन हैरान था कि एक पिता पर कोई कैसे शक कर सकता है, पर द्वारका ने साफ कहा कि वो भी एक मर्द है और पुलिस ने ऐसे खौफनाक केस पहले भी देखे हैं। दूसरी तरफ प्रियंका अपनी सहेली की याद में तड़प रही थी। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया था। करीब 10 दिन बीत चुके थे। प्रियंका देख रही थी कि जो मर्डर केस कल तक अखबारों की हेडलाइन था, वो अब आखिरी पन्नों में कहीं दब गया है। उसे लगने लगा था कि पुलिस की जांच पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी है। अब तो उसे अपने कमिश्नर पिता प्रभाकर पर भी यकीन नहीं रहा था। उधर प्रभाकर खुद भी पॉलिटिक्स और डिपार्टमेंट के भारी दबाव में पिस रहे थे। उन्होंने एसपी द्वारका को सख्त ऑर्डर दे दिया कि किसी भी कीमत पर यह केस सोल्व होना ही चाहिए। इसी बीच थाने में एक अनजान लड़की का फोन आता है। द्वारका और रतन फौरन उससे मिलने पहुंचते हैं। लड़की उन्हें कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। हालांकि पुलिस इस जानकारी को अभी पूरी तरह सीक्रेट रखती है। उधर जेनी की मां प्रियंका से मिलने उसके घर आती है। बेटी को खोने के गम में उनका बुरा हाल था। उन्होंने प्रियंका को वो गिफ्ट दिया जो उन्होंने जेनी के मेडिकल कॉलेज जाने की खुशी में खरीदा था। ये इमोशनल पल प्रियंका को अंदर तक झकझोर कर रख देता है। पुलिस ने पूरे शहर में चेक पोस्ट लगा दिए थे। हर संदिग्ध से पूछताछ हो रही थी, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। द्वारका भी बुरी तरह उलझ चुका था कि आखिर ये गुत्थी सुलझेगी कैसे। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते पूरे 5 साल बीत गए, पर जेनी के कातिल का कोई अता पता नहीं था। कहानी सीधा साल 2025 में आती है। हाई कोर्ट में जेनी केस को रीओपन करने की अर्जी लगाई जाती है और ये अर्जी किसी और ने नहीं बल्कि प्रियंका ने दी थी। जब उसे लगा कि पुलिस और सीबीआई दोनों फेल हो चुके हैं, तो उसने खुद अपनी दोस्त को इंसाफ दिलाने की कसम खा ली। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि मेडिकल क्लियर करने के बाद भी प्रियंका ने डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया और लॉ की पढ़ाई पूरी करके वकील बन गई। उसके पिता ने इस फैसले में उसका साथ जरूर दिया, लेकिन ये भी समझाया कि जज्बात में लिए गए फैसले इंसान को तोड़ भी देते हैं। कोर्ट में प्रियंका अपनी दलील रखती है कि 5 साल बाद भी सीबीआई की जांच वहीं की वहीं अटकी है। वो जज से पूरे जज्बात के साथ कहती है कि मैं ये केस सिर्फ अपनी दोस्त के लिए नहीं लड़ रही। मैं चाहती हूँ कि किसी और लड़की के साथ ये दरिंदगी ना हो, क्योंकि वो हैवान आज भी आजाद घूम रहा है। रूल्स के हिसाब से पुराने केस को दोबारा खोलने के लिए नए सबूत चाहिए होते हैं। प्रियंका हाई कोर्ट का पुराना ऑर्डर पेश करती है,
जिसमें दोबारा जांच की परमिशन दी गई थी। इसके बाद जज केस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगली हियरिंग में प्रियंका इंस्पेक्टर रतन और एसपी द्वारका से क्रॉस क्वेश्चन करने की परमिशन मांगती है। वो रतन पर सीधे लापरवाही का इल्जाम लगाती है। सरकारी वकील बचाव में कहते हैं कि सीसीटीवी और फिंगरप्रिंट सर्च से कोई सुराग नहीं मिला था। इस पर जज पलटकर पूछते हैं कि अगर सबूत नहीं मिले तो क्या केस ऐसे ही बंद कर दिया जाएगा। सरकारी वकील सफाई देते हैं कि उस वक्त द्वारका और रतन का अचानक ट्रांसफर हो गया था, इसीलिए केस सीबीआई को दिया गया। वो जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का और वक्त मांगते हैं, लेकिन प्रियंका तुरंत एक डॉक्यूमेंट पेश करके साबित कर देती है कि कोर्ट पहले भी जांच एजेंसियों को एक्स्ट्रा टाइम दे चुका है। इतने सालों में केस सोल्व ना होना सीधे सिस्टम का फेलियर था। इसके बाद प्रियंका कोर्ट में जेनी से पहले हुए अनीता मर्डर केस का जिक्र करती है। दोनों के मर्डर का पैटर्न बिल्कुल सेम था। उस वक्त सदन नाम के एक आदमी पर शक हुआ था, लेकिन सबूत की कमी से वो बच निकला। जब सरकारी वकील पूछते हैं कि क्या गारंटी है कि दोनों मर्डर एक ही कातिल ने किए हैं, तो प्रियंका दूसरे राज्यों के कई ऐसे अनसोल्व्ड केस का हवाला देती है जहां लड़कियों का पहले रेप हुआ और फिर बेरहमी से मर्डर। वो चेतावनी देती है कि अगर कातिल नहीं पकड़ा गया तो ये सब आगे भी होता रहेगा। प्रियंका इंस्पेक्टर रतन से पूछती है कि क्या उन्होंने अनीता और जेनी के केस में कोई कनेक्शन खोजने की कोशिश की थी। रतन बताता है कि कोशिश की गई थी, लेकिन अनीता के क्राइम सीन पर कोई फोरेंसिक सैंपल नहीं मिला था। तभी प्रियंका केस का सबसे बड़ा पॉइंट उठाती है। वो कोर्ट को बताती है कि अनीता के क्राइम सीन पर 11 नंबर के जूते का निशान मिला था। आमतौर पर इतने बड़े साइज का जूता पहनने वाले इंसान की हाइट कम से कम 6 फीट या उससे ज्यादा ही होती है। प्रियंका सवाल दागती है कि आखिर पुलिस ने इतने बड़े सुराग को नजरअंदाज कैसे कर दिया और इस एंगल से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की। सरकारी वकील तुरंत पलटवार करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ जूतों के निशान से किसी को कातिल नहीं माना जा सकता। उन्होंने एक पुरानी घटना का जिक्र किया जहां एक छोटे कद के चोर ने पुलिस को चकमा देने के लिए 10 नंबर के जूते पहन लिए थे, यानी सिर्फ फुटप्रिंट्स कोई पक्का सबूत नहीं थे। लेकिन तभी प्रियंका कोर्ट में एक सनसनीखेज खुलासा करती है। वो बताती है कि 4 साल पहले एक मजदूर महिला ने द्वारका और रतन से एक हमले की शिकायत की थी। पुलिस ने चुपचाप अंदरूनी जांच तो की, लेकिन कातिल पकड़ में नहीं आया। उस महिला के मुताबिक भी हमलावर की हाइट करीब 6 फीट थी। प्रियंका दावा करती है कि हो सकता है वही इंसान अनीता और जेनी का भी कातिल हो। वो जज से कहती है कि अगर पुलिस ने इन सारी घटनाओं को आपस में जोड़कर देखा होता तो शायद कातिल बहुत पहले ही सलाखों के पीछे होता। इंस्पेक्टर रतन मानता है कि उन्होंने अनऑफिशियल जांच की थी, लेकिन केस दर्ज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो महिला बदनामी के डर से पीछे हट गई थी। अगली सुनवाई में एसपी द्वारका कटघरे में होते हैं। प्रियंका उनसे सीधे पूछती है कि क्या उन्होंने ये सारी जानकारी नए ऑफिसर्स को दी थी। द्वारका जवाब देते हैं कि महिला की इज्जत का ख्याल रखते हुए एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। हालांकि इलाके के गुंडों और संदिग्धों से पूछताछ हुई थी। महिला को तस्वीरें भी दिखाई गईं, पर वो किसी को पहचान नहीं सकी। तभी प्रियंका केस का सबसे बड़ा सवाल दागती है कि क्या उस महिला के पास कोई सबूत था। द्वारका बताते हैं कि महिला के शरीर पर तो कुछ नहीं मिला, लेकिन उसकी साड़ी पर एक डीएनए सैंपल जरूर मिला था। बस यहीं प्रियंका पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही पकड़ लेती है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूछती है कि अगर साड़ी पर सैंपल मिला था तो उसे जेनी केस के सैंपल से मैच क्यों नहीं कराया गया। अगर उस वक्त ये छोटा सा टेस्ट हो जाता तो शायद दोनों केस उसी दिन सोल्व हो जाते। ये साफ हो चुका था कि पुलिस ने सबूतों को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। सरकारी वकील तुरंत ऐतराज जताते हैं कि वो केस कभी ऑफिशियली दर्ज ही नहीं हुआ था। उन्होंने प्रियंका पर इल्जाम लगाया कि कमिश्नर की बेटी होने का फायदा उठाकर उसने पुलिस की सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाली है। लेकिन प्रियंका बहुत शांत रहकर जवाब देती है कि जब ये केस रीओपन हुआ तो वो मजदूर महिला खुद उससे मिलने आई थी। उसी महिला ने बताया था कि कातिल 6 फीट लंबा था, उसकी दाढ़ी थी और उसने चाकू की नोक पर उसका रेप किया था। कुंवारी होने की वजह से बदनामी के डर से उसने सिर्फ द्वारका से अनऑफिशियल मदद मांगी थी। कोर्ट के सख्त ऑर्डर पर जेनी केस और महिला की साड़ी वाले सैंपल का दोबारा लैब टेस्ट होता है। जैसे ही रिपोर्ट कोर्ट में पढ़ी जाती है, पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दोनों सैंपल एक ही दरिंदे के थे। ये खुलासा होते ही द्वारका तुरंत वो रिपोर्ट पूरे तमिलनाडु के थानों में भिजवा देते हैं ताकि ऐसे किसी भी अनसोल्व्ड केस का कनेक्शन जोड़ा जा सके। कोर्ट रूम में प्रियंका की जमकर तारीफ होती है।
जो काम पुलिस इतने सालों में नहीं कर पाई वो प्रियंका ने अकेले कर दिखाया था। डिपार्टमेंट के लिए ये सच में बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। जब थानों से कोई क्लू नहीं मिलता तो द्वारका रिपोर्ट को स्टेट की सभी जेलों में भिजवाते हैं। वो जानना चाहते थे कि कहीं 6 फीट हाइट वाला कोई ऐसा क्रिमिनल पहले से ही जेल में तो नहीं बैठा। इसके बाद प्रियंका कोर्ट में कुछ पुरानी न्यूज कटिंग्स पेश करती है। वो बताती है कि केरल और तमिलनाडु के अलग अलग गांवों में भी बिल्कुल ऐसा ही खौफनाक पैटर्न देखने को मिला था। पहले रेप और फिर बेरहम मर्डर, लेकिन स्टेट अलग होने की वजह से पुलिस कभी डॉट्स कनेक्ट ही नहीं कर पाई और कातिल बेखौफ घूमता रहा। फिर प्रियंका 80 के दशक के एक कुख्यात सीरियल किलर का एग्जाम्पल देती है। वो किलर बड़े मर्डर करने के बाद जानबूझकर किसी छोटे जुर्म में सरेंडर कर देता था। उसे अच्छे से पता था कि पुलिस उसे बाहर सड़कों पर ढूंढेगी, जेल की 4 दीवारी में नहीं। प्रियंका को गहरा शक था कि जेनी का कातिल भी बिल्कुल यही पैंतरा आजमा रहा है। हो सकता है वो खौफनाक मर्डर करने के बाद किसी मामूली केस में जेल की रोटियां तोड़ रहा हो। इसलिए वो सजेस्ट करती है कि जेल में बंद ऐसे सभी क्रिमिनल्स का DNA टेस्ट होना चाहिए। उधर कमिश्नर प्रभाकर पर सिस्टम और मीडिया का प्रेशर और ज्यादा बढ़ चुका था। प्रभाकर द्वारका से कहते हैं कि वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानते हैं और बिना किसी पक्के सबूत के वो कोर्ट में इतनी बड़ी बात कभी नहीं बोलेगी। द्वारका उन्हें टोकते हुए कहता है कि वो आपकी बेटी होने के साथ साथ एक अहम गवाह भी है। मुमकिन है उसने हमसे कुछ छुपाया हो। पर प्रभाकर को प्रियंका पर अटूट भरोसा था। उन्होंने साफ कर दिया कि मेरी बेटी ने इस केस के लिए अपना करियर तक कुर्बान कर दिया है और मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे बिल्कुल नहीं रोकूंगा। हमारा काम सिर्फ असली कातिल को पकड़ना है। तभी अचानक चीफ सेक्रेटरी का कॉल बज उठता है और वो इस हाई प्रोफाइल केस की नई अपडेट मांगते हैं। कमिश्नर प्रभाकर तुरंत ऑर्डर देते हैं कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट अब सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि आसपास के सभी राज्यों की जेलों में भी भेजी जाए। पुलिस को ये पता लगाना था कि कहीं इसी पैटर्न वाला कोई मुजरिम पहले से जेल में तो नहीं बैठा है। देखते ही देखते कई राज्यों में बड़े लेवल पर तलाश शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ प्रियंका भी दिन रात पुराने केसों की कड़ियां जोड़ने में लगी थी। तभी केरल की कन्नूर जेल से एक बड़ी खबर आती है। वहाँ 6 फीट लंबा एक आदमी बंद था जो बिल्कुल ऐसे ही एक केस में पकड़ा गया था। बिना वक्त बर्बाद किए पुलिस की टीम तुरंत कन्नूर पहुंच जाती है। वहां पुलिस का सामना सीनान नाम के आदमी से होता है। कुछ वक्त पहले ही उसने केरल के एक नाइट क्लब में लड़कियों के साथ बदतमीजी की थी। वहां मौजूद लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था और इसी मामूली केस की वजह से वो जेल में था। लेकिन पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि यही वो हैवान है जो इतने बड़े मर्डर्स के पीछे छुपा है। इसीलिए फौरन उसे कस्टडी में ले लिया जाता है क्योंकि अब उस पर पूरे 3 मर्डर का शक था। अगले दिन सीनान को कोर्ट में पेश किया जाता है। जब जज उससे पूछते हैं कि आखिर उसने ये सब क्यों किया तो उसका जवाब सुनकर पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। सीनान बेशर्मी से बताता है कि जब भी वो किसी लड़की को देखता तो उसे पाने की हवस जाग उठती थी। वो लड़कियों का पीछा करता और मौका मिलते ही घर में घुसकर चाकू की नोक पर रेप करता था। उसने आगे बताया कि जो लड़कियां डर के मारे चुप रहती थीं, उन्हें वो जिंदा छोड़ देता था, लेकिन जो विरोध करती थीं या जिनसे पकड़े जाने का डर होता था उन्हें वो बेरहमी से मार डालता था। कोर्ट में सीनान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि अनीता और उस मजदूर महिला के साथ भी उसी ने दरिंदगी की थी। इसके बाद उसने एक और चौंकाने वाला सच उगला। एक बार वो एक लड़की के घर में घुसा था जहां घर वालों ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन बदनामी के डर से उन्होंने पुलिस को असली बात नहीं बताई और सिर्फ चोरी का केस लगा दिया। बस उसी दिन सीनान समझ गया कि लोग बदनामी के डर से इन बातों को छुपा लेते हैं और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। फिर उसने जेनी के मर्डर की खौफनाक रात का सच बताया। उसने पहली बार जेनी को एक सुपरमार्केट में देखा था। बाद में जब उसे पता चला कि जेनी जिम जाती है तो उसने वहां भी पीछा करना शुरू कर दिया। उस रात जब उसे पता चला कि जेनी के पेरेंट्स घर पर नहीं हैं, तो वो अपार्टमेंट तक पहुंच गया। सिद्धार्थ के जाने के बाद जब जेनी बाहर गई तो दरवाजा खुला रह गया और इसी मौके का फायदा उठाकर सीनान अंदर घुस गया। जेनी जब अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी तो सीनान समझ गया कि उसके पास 3 घंटे का टाइम है। जैसे ही जेनी नहाकर बाहर आई उसने उसे बांध दिया और कई बार रेप किया। तभी बाहर सिद्धार्थ के आने की आवाज हुई। जेनी ने जैसे ही चिल्लाने की कोशिश की, सीनान को लगा कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे चाकू से हमला करके
जेनी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जब सिद्धार्थ गार्ड को बुलाने नीचे गया, उसी बीच सिनान वहां से फरार हो गया। सिनान ने कोर्ट में यह भी माना कि जब पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी तब उसने जानबूझकर नाइट क्लब में हंगामा किया ताकि वो जेल चला जाए। उसे पता था कि पुलिस कातिल को बाहर ढूंढेगी, जेल के अंदर नहीं। प्रियंका की बताई हुई सीरियल किलर वाली थ्योरी बिल्कुल सच साबित हुई थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस दरिंदे को अपने किए पर रत्ती भर पछतावा नहीं था। कोर्ट को शक हुआ कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए उसका मेडिकल टेस्ट करवाया गया। अगली हियरिंग में उस मजदूर महिला को भी बुलाया गया। अब वो शादीशुदा थी, इसलिए जज ने पहचान छुपाने के लिए अपने केबिन में बयान लिया। महिला ने सिनान को तुरंत पहचान लिया और पूरी घटना सच बता दी। मेडिकल रिपोर्ट में साफ हो गया कि सिनान पूरी तरह नॉर्मल था और उसने सब कुछ पूरे होश में किया था। उधर कमिश्नर प्रभाकर का सीना अपनी बेटी प्रियंका पर गर्व से चौड़ा हो गया था। जो काम पुलिस सालों में नहीं कर पाई वो उनकी बेटी ने कर दिखाया था। प्रभाकर ने प्रियंका से पूछा कि तुमने ये बातें पहले क्यों नहीं बताई। प्रियंका ने इमोशनल होकर जवाब दिया, मुझे आप पर तो भरोसा था लेकिन इस सिस्टम पर नहीं, क्योंकि इस सिस्टम में करप्शन बहुत ज्यादा है। प्रभाकर उसकी बात समझ गए और उसे अलर्ट रहने को कहा, क्योंकि डिपार्टमेंट अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उन्होंने अपनी बेटी से साफ कहा कि एक पिता होने के नाते मुझे डर लगता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर मैं कभी गलत का साथ नहीं दूंगा। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। सारे सबूतों और कबूलनामे को देखते हुए कोर्ट सिनान को सीधे फांसी की सजा सुनाता है। इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद जेनी को इंसाफ मिल जाता है। फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि पुलिस इसी तरह एक और खतरनाक मुजरिम को जंगल में घेर कर एनकाउंटर कर देती है। सिनान जैसे दरिंदे जो सिर्फ लड़कियों के कपड़ों और शरीर को देखकर घिनौनी हरकतें करते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन हमें भी हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।